एक ऐसा जानलेवा वायरस जो हवा में फैलता है और मानव जीवन को कुछ ही क्षणों में तबाह कर देता है, जिसे एक बायोटेक कंपनी ने बनाया था। एक ऐसा प्रयोग जो अब पूरी दुनिया के लिए खतरनाक और विनाशकारी बन चुका है। एक महिला जो इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे रेजिडेंट इविल मूवी की, जो 2002 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिका के रकून सिटी नामक शहर से, जहां पर कंपनी की एक हाईटेक अंडरग्राउंड लैब है जिसे हाइव कहा जाता है। इस जगह पर हम देखते हैं कि कंपनी का ही एक कर्मचारी कुछ खतरनाक बायोकेमिकल कैप्सूल चुराकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। भागते हुए वो जानबूझकर एक वायरस से भरी शीशी फेंक देता है जो फर्श पर गिरकर टूट जाती है। जैसे ही वो शीशी टूटती है, उसके अंदर मौजूद रासायनिक वायरस हवा में घुलकर वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पूरी बिल्डिंग में फैलने लगता है। इस लैब की सबसे खास बात यह है कि इसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसका नाम है रेड क्वीन। रेड क्वीन के पास पूरे फैसिलिटी का पूरा कंट्रोल होता है, दरवाजों से लेकर सुरक्षा सिस्टम तक। जैसे ही रेड क्वीन को पता चलता है कि एक वायरस लीक हो चुका है, वो तुरंत अलार्म ट्रिगर कर देती है और सभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स लॉक कर दिए जाते हैं, जिससे कोई भी कर्मचारी बाहर ना निकल सके। कुछ ही सेकंड्स में पूरे स्टाफ को कैबिन्स के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल एक्टिवेट करते हुए रेड क्वीन उन कमरों में जहरीली गैस और पानी छोड़ देती है, जिससे सभी अंदर मौजूद लोग मारे जाते हैं। अब कहानी का अगला दृश्य एक विशाल और आलीशान हवेली में शिफ्ट होता है, जहां पर एक युवती बेहोश पड़ी होती है। इस लड़की का नाम है एलिस। जब एलिस होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। उसे ये तक याद नहीं होता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है और वो उस हवेली में कैसे पहुंची। जैसे जैसे वो अपने होश में आती है, वो पूरे बंगले का मुआयना करना शुरू करती है। उसे एक अलमारी मिलती है जिसमें कुछ हथियार बंदूकें रखी होती हैं। एलिस के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर इस बंगले में इतनी सारी बंदूकें क्यों रखी गई हैं और ये किसकी हैं। वो इन सब बातों की तह तक जाने के लिए हवेली में आगे खोजबीन करने लगती है। उसी वक्त वहां पर मैट नाम का एक शख्स आता है जो एलिस से कहता है कि उसे छिप जाना चाहिए, क्योंकि कुछ विशेष दस्ते के लोग यहाँ आने वाले हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। इतने में कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आते हैं और एलिस और मैट दोनों को पकड़ लेते हैं। एलिस को चूंकि अपनी याददाश्त का कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिर ये मैट कौन है, ये लोग कौन है और उसे क्यों पकड़ा गया है। लेकिन उन लोगों में से एक लीडर टाइप व्यक्ति, जिसका नाम कैप्लिन होता है, कहता है कि वे लोग अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की उस अंडरग्राउंड लैब हाइव की ओर जा रहे हैं जहां कुछ गड़बड़ हुई है। हाइव की ओर कैप्लिन हवेली की एक दीवार में छिपे दरवाजे पर कोड डालता है, जिससे एक गुप्त रास्ता खुलता है जो सीधे नीचे अंडरग्राउंड सुरंगों तक जाता है। फिर ये सभी उस सुरंग से होते हुए एक जलमार्ग तक पहुंचते हैं जो हाइव तक जाने का वैकल्पिक रास्ता है। इस सुरंग में उन्हें एक बेहोश व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है स्पेंसर। यह व्यक्ति कौन है और इसकी भूमिका क्या है, इसका खुलासा आगे होगा। अब इन सभी को हाइव में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि लगभग 5 घंटे पहले वहां एक जहरीली गैस लीक हुई थी, जिसके चलते वहां काम कर रहे सभी लोग मारे जा चुके हैं। इस टीम का मकसद ये पता लगाना है कि क्या वहां कोई जीवित बचा है या नहीं। अगर कोई जिंदा मिला तो उसे बाहर निकाला जाएगा और फिर उस पूरी फैसिलिटी को सील कर दिया जाएगा ताकि खतरा और न फैले। इसके साथ ही ये राज भी सामने आता है कि एलिस भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का हिस्सा थी। उसका काम था खतरनाक बायोलॉजिकल केमिकल्स की सुरक्षा करना, और कंपनी की गैरकानूनी गतिविधियों को छुपाने के लिए एलिस और स्पेंसर उस हवेली में रहते थे ताकि कोई भी अंदाजा न लगा सके कि वहां पर कुछ गलत चल रहा है। लेकिन जब रेड क्वीन ने हाइव में वायरस फैलने की जानकारी पाकर पूरी फैसिलिटी में जहरीली गैस छोड़ दी थी, तो वही गैस हवेली में भी फैला दी गई। इसी जहरीले गैस के असर से एलिस की मेमोरी चली गई और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ समय बाद सभी स्पेशल ऑप्स मेंबर्स हाइव में दाखिल होने वाले पहले दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक नया चैम्बर दिखाई देता है जिसके बारे में पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी। उस चैम्बर में कई बड़े स्टील कंटेनर्स रखे थे जिनके अंदर अवैध वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे थे। इसके बाद टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक टीम में मैट, स्पेंसर और 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जबकि दूसरी टीम में एलिस और 5 अन्य पुलिस वाले शामिल होते हैं। जैसे ही दूसरी टीम आगे बढ़ती है, उन्हें अंदाजा होता है कि सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक्सपेरिमेंटल लैब्स को पार करना होगा, लेकिन सामने का गेट लॉक था जिसे टेक्निकल हैकिंग के जरिए खोलना पड़ता। अब ये दूसरी टीम भी 2 भागों में बढ़ जाती है। 4 ऑफिसर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाकी पीछे रहकर उन्हें कवर देते हैं। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, रेड क्वीन अपने सेंसर्स से उनकी मूवमेंट को पकड़ लेती है और सुरक्षा के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है।
लेजर बीम बहुत तेजी से चलती है और कुछ ही सेकंड्स में 2 पुलिस वालों को काट डालती है। इससे पहले कि कैप्लिन सिस्टम को डिसेबल कर पाता, बाकी के 2 सदस्य भी उस घातक लेजर की चपेट में आकर मारे जाते हैं। अब टीम बी में सिर्फ एलिस और कैप्लिन ही बचते हैं। वे तय करते हैं कि अब आगे की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही निभानी होगी। इसके बाद दोनों रेड क्वीन के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी रेड क्वीन एक इंसानी आकृति के होलोग्राम के रूप में उनके सामने प्रकट होती है और चेतावनी देती है कि अगर तुमने मुझे शट डाउन किया तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जैसे ही मैं बंद हो जाऊंगी यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और तुम सब यहीं फंसकर मारे जाओगे। इस पर एलिस सवाल करती है कि तुमने आखिर कंपनी के सभी कर्मचारियों को क्यों मार डाला। रेड क्वीन जवाब देती है, किसी ने जानबूझकर कंपनी में टी वायरस को फैलाया था जो इतना खतरनाक है कि वो पूरी मानवता को खत्म कर सकता था। इसलिए मैंने वायरस को और उसे फैलाने वाले सभी लोगों को उसी फैसिलिटी में लॉक कर दिया जिससे वे सब वहीं खत्म हो जाए। इसके बाद कैप्लिन और एलिस मिलकर रेड क्वीन को शट डाउन कर देते हैं। उसके बंद होते ही पूरे हाइव के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि जिन कमरों में गैस छोड़ी गई थी वहां के मृत लोग अब ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। कुछ ही देर में दरवाजे खुलते हैं और वे सभी मरे हुए एम्प्लॉयज जो अब जिंदा लाशें बन चुके हैं टीम पे हमला कर देते हैं। एलिस, मैट, स्पेंसर और बाकी बचे लोग किसी तरह एक कमरे में छुप जाते हैं। वहीं एलिस को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे याद आता है कि वो अम्ब्रेला कंपनी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर थी और उसका जुड़ाव लीजा नाम की एक महिला से था। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। लीजा और मैट जो आपस में भाई बहन थे, उन्होंने मिलकर ये तय किया था कि इस कंपनी की गैरकानूनी हरकतों का पर्दाफाश करना है। वे उस टी वायरस की ट्यूब को दुनिया के सामने लाकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को एक्सपोज करना चाहते थे। लीजा ने एलिस से कहा था कि कृपया मुझे वो ट्यूब ला कर दो ताकि हम सच्चाई उजागर कर सकें। लेकिन उनकी ये बातचीत एक शख्स सुन लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर था। यहाँ सच्चाई सामने आती है कि जहाँ लीजा और एलिस कंपनी की साजिश को उजागर करना चाहते थे, वहीं स्पेंसर का इरादा था उन ट्यूब्स को चुराकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना और भारी मुनाफा कमाना। स्पेंसर एलिस से पहले ही ट्यूब चुरा लेता है और अपनी हरकत को छुपाने के लिए एक ट्यूब वहीं गिराकर तोड़ देता है, जिससे वो वायरस लैब में फैल जाता है। वायरस के फैलते ही रेड क्वीन एक्टिवेट हो जाती है और बचाव के लिए एक दूसरी गैस पूरे हाइव में छोड़ देती है, जिससे सब बेहोश हो जाते हैं और उनकी याददाश्त मिट जाती है। यह गैस इतनी असरदार थी कि खुद स्पेंसर भी उसकी चपेट में आकर बेहोश होकर ड्रेन में गिर पड़ा था। अब जब एलिस और स्पेंसर दोनों को अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं, तो एलिस स्पेंसर का सामना करती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। लेकिन चालाकी दिखाते हुए स्पेंसर एलिस को एक अलग कमरे में बंद कर देता है और खुद वहां से अकेले भाग निकलता है। जैसे ही स्पेंसर वहां से निकलता है, कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं। लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाते हुए उन पर गोली चला देता है और उन्हें भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेंसर के पास जो स्टील का बॉक्स था, उसमें टी वायरस के साथ साथ उसका एंटीडोट भी मौजूद होता है। वो ड्रेन के पास जाकर खुद को उस एंटीडोट का इंजेक्शन देता है ताकि वायरस का असर उसके शरीर पर न हो। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक भयानक लीकर मॉन्स्टर आ जाता है और स्पेंसर पर हमला करके उसे वहीं मार डालता है। ये पूरा नजारा एलिस और उसके बाकी साथी एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रहे होते हैं। फिर रेड क्वीन बताती है कि ये भयानक लीकर असल में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। यह सुनते ही एलिस गुस्से में आकर एक कुल्हाड़ी उठाती है और जोर से एक सेंसर पर मारती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद सभी लोग उस बंद रूम से बाहर निकलकर उसी ड्रेन एरिया में पहुंचते हैं जहां से उन्होंने हाइव में एंट्री की थी। लेकिन जैसे ही वे ड्रेन को एक्टिवेट करते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लीकर मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे लग जाता है। कैप्लिन अपनी गन से उस पर फायर करता है, लेकिन वह दानव कैप्लिन को पकड़कर वहीं मार डालता है और मैट के हाथ पर जोर से हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन एलिस अपनी सूझबूझ से काम लेती है और एक लंबा पाइप लेकर उस लीकर की जीभ में घुसेड़ देती है, जिससे वो वहीं अटक जाता है। तभी मैट भी बहादुरी दिखाते हुए वहां के पाइप्स को खोलकर उसे जोर से उस पर पटक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर सीधा नीचे गिरता है। अब चूंकि ड्रेन की स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए उसमें गिरते ही वो लीकर जलकर राख हो जाता है और सबको कुछ समय के लिए राहत मिलती है। अब जैसे तैसे मैट और एलिस दोनों उस हाइव मेंशन के मेन गेट तक वापस पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उनके कदमों में थकावट और घावों की गूंज थी। मगर जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, एलिस देखती है कि मैट का हाथ जिस पर जख्म था अब और भी ज्यादा खराब हो चुका है। उसकी नसें नीली पड़ चुकी थीं और पूरे हाथ में सूजन फैलती जा रही थी। ये देखकर एलिस एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फौरन खुद को संभालती है।
वो जल्दी से उस मेटल बॉक्स को खोलती है जिसमें टी वायरस का एंटीडोट मौजूद होता है। वो जैसे ही उसे निकालकर मैट को इंजेक्ट करने लगती है, तभी अचानक वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कई हथियारबंद साइंटिस्ट और गार्ड्स आ धमकते हैं। वो दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिस पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मारपीट करती है, हथियार छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है और आखिरकार वो उसे भी काबू में कर लेते हैं। इसी दौरान मैट को भी जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है, जो अब बुरी तरह दर्द से तड़प रहा होता है। साइंटिस्ट्स एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं, इस सब्जेक्ट के शरीर में बहुत तेजी से म्यूटेशन हो रहा है, शायद ये हमारे अगले एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट होगा। वहीं एक और साइंटिस्ट एलिस की तरफ इशारा करता है, इसे क्वारंटीन में भेज दो, देखना होगा कि इसकी बॉडी पर क्या असर पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस को रैकून सिटी के एक हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ उसका शरीर एक ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ है। उसके शरीर पर जगह जगह पर इंजेक्शंस लगे हुए हैं, कई नलियां और मॉनिटर उस पर जुड़ी हुई हैं और कमरे में सिर्फ मशीनों की बीपिंग की आवाजें गूंज रही हैं। कुछ देर बाद एलिस की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब होश पूरी तरह आता है तो वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे सब ट्यूब्स को अपने शरीर से खींचकर अलग कर देती है। अब उसका ध्यान दरवाजों की तरफ जाता है जो लॉक होते हैं। वो इधर उधर देखती है और तभी उसे एक इंजेक्शन दिखाई देता है। वो उसे उठाती है और उसे दरवाजे के लॉकिंग पैनल में जोर से घुसा देती है। एक हल्का सा स्पार्क होता है, शॉर्ट सर्किट से लॉक सिस्टम फेल हो जाता है और दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। एलिस अब उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, लेकिन जो नजारा उसे देखने को मिलता है वो रूह कंपा देने वाला था। पूरी रैकून सिटी अब तबाही की आगोश में थी। सड़कों पर जले हुए वाहन, टूटी हुई इमारतें, खून के धब्बे और चारों ओर भटकते हुए ज़ॉम्बीज। ऐसा लगता है मानो मौत ने इस शहर को अपना नया घर बना लिया हो। एलिस ये सब देखती है और समझ जाती है कि जो शुरू हुआ है वो अब जल्दी खत्म नहीं होने वाला। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि इन ज़ॉम्बीज को कोई दया, कोई भावना नहीं रोक सकती। इन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है, उनके सिर पर गोली दागनी होगी। वो एक टूटी हुई पुलिस कार तक जाती है, उसके दरवाजे को तोड़ती है और अंदर से एक लोडेड गन निकालती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि लड़ाई लड़ने की तैयारी है। वो गन को हाथ में कसकर पकड़ती है, गहराई से सांस लेती है और एक ज़ॉम्बी की तरफ कदम बढ़ा देती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस तबाही की कहानी अभी शुरू हुई है। इस मूवी का अगला पार्ट मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।